हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे आप। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज ये पॉलिटिकल थ्योरी का 5th चैप्टर है भाई, डेमोक्रेसी। तो स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास बेटा टीजीटी और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए और हर एग्जाम में काम देगी, और चाहे एसटेट हो, सीटेट और रीट सभी में है बेटा। एसएसटी के लिए और पीजीटी जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस आते हैं बेटा सभी के लिए। ये 11th-12th में भी काम आएगी, और ये बीएम में सभी जो टॉपिक आते हैं ना वहाँ हर जगह ये काम आएगी। तो ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है भाई, चैप्टर बोलो या टॉपिक, डेमोक्रेसी। क्या होता है भाई डेमोक्रेसी? यानी आपका लोकतंत्र क्या होता है? तो पहले एक बार सिंपल डेफिनेशन सुन लो क्या होता है। ये ग्रीक भाषा से निकला है भाई, जो डेमोस प्लस क्रेशिया। इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लेना भाई, डेमोस प्लस क्रेशिया सेम ही इन इंग्लिश। तो डेमोस का मतलब क्या होता है भाई? जनता यानी पीपल। और क्रेशिया का मतलब होता है भाई शासन, यानी जनता का शासन। इसके नाम में ही पता चल रहा है कि क्या है इसकी डेफिनेशन। जनता का शासन यानी रूल ऑफ पीपल, जहाँ पे जनता का शासन हो, जनता की चलती हो भाई। तो लोकतंत्र को यानी डेमोक्रेसी को समझने से पहले भाई पहले जानना पड़ेगा भाई कौन कौन सी फॉर्म होती है गवर्नमेंट्स की, जो हर कंट्री अपनाती है, जिसको जो सही लगती है वही अपनाती है। तो उसमें लोकतंत्र भी शामिल है। तो हमें वैसे तो बहुत सारी हैं भाई, जैसे रिपब्लिक वगैरह बहुत सारी हैं, लेकिन मेन मैं बताऊंगी आपको जो मेन मेन हर कंट्री में है। तो फर्स्ट है भाई आपकी राजतंत्र यानी मोनार्की। इसमें क्या होता है भाई? इसमें होता है कि यहाँ पे राजा का शासन होता है भाई, किंग का। और इसमें हायरार्की सिस्टम होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और यहाँ पे किंग रानी, यहाँ पे रानी भी हो सकती है भाई, जरूरी नहीं राजा ही, यहाँ पे रानी भी रूल कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, डिपेंड करता है कि राजा पे, कि आपका वहाँ का राजा कैसा है। यदि वहाँ का राजा अच्छा होगा तो वहाँ पे अच्छा शासन करेगा, और वहाँ का राजा ही बेकार होगा तो वो बेकार शासन करेगा। तो इस प्रणाली में भाई आप पे डिपेंड करता है वहाँ के राजा पे, ठीक है। तो ये ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं कह सकते। और इसका करंट का एग्जाम्पल भाई इंग्लैंड है। ये अभी भी रूल है वहाँ पे किंग का और महारानी का, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म है भी आपकी तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप। ये क्या होती है भाई? आपने पहले भी पढ़ा होगा 8th में 9th में इनमें, कि जर्मनी में हिटलर था तो कितना तानाशाही था। वो हर चीज़, कोई भी दो व्यक्ति इकट्ठे होकर उसकी बातें नहीं कर सकते थे भाई। उन्हें पता चल गया कोई उसके बारे में डिस्कस कर रहा है तो सीधा वो जेल में डाल देते था, ठीक है। और अभी करंट का एग्जाम्पल कौन है भाई? नॉर्थ कोरिया है। किम जोंग, आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया में। तो उसने कैसा रूल चला रखा है भाई, उसने कई चीज़ों पे बैन लगा रखा है। पहले तो जो मैंने टॉपिक कल पढ़ाया था राइट्स, वो हमारे देखो कितने, हम इंडिया में कितने राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा राइट्स उनसे छीने हुए हैं। जैसे कि राइट टू स्पीच, बोल भी नहीं सकते वहाँ पे। मीडिया पे भी पाबंदी है भाई, जबकि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, मीडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और वहाँ पे मीडिया भी पाबंदी है, सोच समझ के उनको हर चीज़ बतानी पड़ती है कि क्या जनता को बताएं और क्या ना बताएं। वहाँ पे चैनल पे भी बैन है भाई, क्योंकि वो सिर्फ वो चाहते हैं वही चैनल उनको दिखाते हैं। बाहर की कोई मूवी वगैरह, साउथ की मूवी, इन पे बैन है भी, हर चीज़ पे वो नहीं देख सकते। सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट चाहे वही चैनल देखेंगे। दूसरी बात, किंग जोंग का हेयर स्टाइल है, वो कोई भी वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में वो हेयर स्टाइल नहीं कर सकता भाई। कर दिया तो वही जेल में, जेल की सज़ा, या फिर इसे भी आगे भी भयंकर सज़ा दे सकते हैं वो उसने हर चीज़ पे पाबंदी लगा रखी हुई। जैसे कि रेड लिपस्टिक बैन कर रखी है। जीन्स के कई ब्रांड हैं, ब्रांड कपड़े भी नहीं पहन सकते वहाँ पे, हर चीज़ बैन है वहाँ पे। वहाँ की जनता ने इतनी परेशान हो गई कि वहाँ से कई बार तो कई लोग वहाँ से भाग भी गए। लेकिन क्या होता है, साइड में चाइना लगता है, और आपको चाइना का पता ही है। चाइना क्या करता है, उनको वापस ही नॉर्थ कोरिया में भेज देता है, उनकी सरकार को वापस सौंप देता है। और उसको उनका पता आपको क्या सज़ा देंगे भाई, या तो जेल होगी या फिर सीधा उनको मार ही देते हैं। तो ये है भाई नॉर्थ कोरिया, जो आप बोलोगे डिक्टेटरशिप, वहाँ का डिक्टेटर कैसा होगा। और वो एक रूलर भी हो सकता है और एक पूरी मिलिट्री भी हो सकती है, क्योंकि म्यांमार में आपको पता है ना, मिलिट्री ने ऐसा ये डिक्टेटरशिप अपना ली थी कि वहाँ की
वहाँ की जनता को ऐसा ही हाल बना लिया था। तो एक रूलर भी नहीं, एक आर्मी भी हो सकती है, मिलिट्री भी हो सकती है, आर्मी नहीं मिलिट्री भी हो सकती है, सेम ही है, सेम बात है वैसे तो। दूसरा तीसरा भी साम्यवाद, वो ज़्यादा नहीं, बस नॉलेज के लिए रखना, ये चाइना में है। और अब आता है भी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसको आराम से समझाएंगे क्या होता है लोकतंत्र और डेमोक्रेसी। पहले तो ये डेफिनेशन समझो भी। डेफिनेशन में सारी ही चीज़ें हैं। क्या होता है डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो उन्होंने गेटिसबर्ग में एक भाषण दिया था, उसके दौरान ये डेफिनेशन दी थी उसने कि क्या होता है भाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होते हैं जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन भाई, यानी द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल भाई, ये डेफिनेशन है भाई। सबसे अच्छी डेफिनेशन है ये भाई डेमोक्रेसी की, क्योंकि इसमें सारी बातें ही बता दी कि भाई क्या होती है डेमोक्रेसी, जिसमें जनता की चलती हो गई। चलने का मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके चेयर पे ही बैठ जाए प्राइम मिनिस्टर के, ये नहीं। हाँ, पर उसके हाथों में पावर होती है। यदि जनता अच्छे से काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट 5 साल 5 साल ख़त्म होने के बाद वो गवर्नमेंट को बदल देगी। तो पावर किसके हाथों में, जनता के हाथों में। फिर भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मोनार्की में आपने देखा है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, आम जनता तो बन नहीं सकती। और अब इंडिया में देख लो, हमारे यहाँ पे क्या है डेमोक्रेसी है। तो आप देखो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो देखो कहते कि वो चाय वाले थे और वो देखो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो कहने का मतलब है डेमोक्रेसी में एक आम आदमी भी सरकार गवर्नमेंट में आ सकता है भाई। ठीक है, ये होता है वो रूल कर सकता है। तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र भी ये दो टाइप का होता है वैसे। ठीक है, तो दो टाइप होते हैं डेमोक्रेसी के, एक होता है फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर कहोगे मैडम हमारे इंडिया में कैसा है, तो हमारे इंडिया में भी इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष, और एक होता है प्रत्यक्ष भी। तो प्रत्यक्ष होता है भी, उसमें क्या करती है भी, जो निर्णय होते हैं ना वहाँ के सारे जो फैसले जो वहाँ के वो जनता करती है भाई। जैसे कि भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है या फिर कोई फैसला लेना है, कोई बिल पास करना है, ये सारे डिसीजन कौन करता है भाई, सारी जनता मिलके करती है वहाँ पे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जनता की ही चलती है वहाँ पे। और ये करंट का एग्जांपल कौन है भाई आपका, स्विट्ज़रलैंड है भाई, स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, और प्राचीन में कौन था भाई, यूनान था। यूनान में एक एथेंस शहर था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर भाई रूसो थिंकर हैं, ये आता है भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कौन मानते हैं भाई, रूसो मानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार PYQ में देखोगे आप इसको। ठीक है, फिर कहोगे मैडम कि इंडिया में सिर्फ इनडायरेक्ट ही डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट नहीं है। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलो कि हमारी जो ग्राम सभा है ना, ग्राम पंचायत, वहाँ पे मिलता है भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि आप देखते हो ना सरपंच को हम डायरेक्ट चुनते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें एग्जांपल मिलता है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ ग्राम पंचायत में ही क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलती है। ठीक है, फिर सेकंड है भाई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है भाई, इसमें चलती तो जनता की है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था भाई, वो संभव क्यों था डायरेक्ट में, क्या क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन कम होगी ना, तो वहीं पे ये संभव है जाके। जैसे पॉपुलेशन हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। तो आप देख लो, तो ये वहाँ पे संभव नहीं है भाई पूरी जनता। यदि आप ये देखो पार्लियामेंट में 140 करोड़ जनता पहुँच जाएगी, तो क्या वो फैसला ले लेगी वहाँ पे, नहीं हुई। जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी ना, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहीं पे काम करेगी। ठीक है, और हमारे यहाँ तो भाई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर उनको आगे भेजते हैं, और फिर वो क्या करते हैं भाई गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसे उदार लोकतंत्र भी कहते हैं भाई, लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष भागीदारी न करके अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के द्वारा क्या करती है, आगे भेजती है। और हमारे जो
प्रॉब्लम्स हैं वो क्या करती है फिर वहाँ पे लोकसभा और वहाँ पे रखती हैं भाई। और इस किस कहाँ कहाँ पे है अभी इंडिया और यूएस से इसका एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ठीक है, नेक्स्ट है भाई फिर कि जो लोकतंत्र है यानी डेमोक्रेसी, तो इसके जो आइडिया हैं यानी लोकतंत्र के विचार हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी कहाँ पे हुई इनकी। तो मैंने अभी बताया था, आपने सुना होगा, यहाँ इसकी शुरुआत हुई होती है भाई यूनान से, यूनान के एथेंस शहर से, वहाँ से होती है इसकी डेमोक्रेसी की शुरुआत। और ये टाइम पीरियड चल रहा है आपका अरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम की। वहाँ पे देखा गया था एथेंस में, वहाँ पे क्या होता था भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, उसमें सब हिस्सा लेते थे, पर सॉरी सब हिस्सा नहीं लेते थे, मतलब महिलाएं और होती थी, वुमेन दास होते थे, स्लेव होते थे, और गैर एथेनियन होते न थे ना, वो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था और ना ही वो किसी फैसले में इंटरफेयर कर सकते थे। उनको अलग ही रखा जाता था कि भाई तुम में इतनी बुद्धि नहीं है, इस ऐसा कह के उनको अलग ही रखा जाता था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैन ही क्या करते थे, हिस्सा लेते थे वहाँ के निर्णयों में। ठीक है, जो एथेंस शहर में थे। और प्लेटो और अरिस्टोटल ने लोकतंत्र सबसे पहले एथेंस में देखा था भाई। ठीक है, फिर आप कहोगे मैडम क्या प्लेटो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को का सपोर्टर था? नहीं भाई, ये लोकतंत्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि इनके जो गुरु थे सुकरात, उनकी डेमोक्रेसी के कारण ही भी हत्या हुई थी। क्या हुआ था, डेमोक्रेसी वहाँ पे जनता ने ही अपना फैसला सुना के और उनको जहर का प्याला दे दिया था, जिसके कारण उसकी क्या हो गई थी भी, डेथ हो गई थी। और जिससे प्लेटो बिल्कुल खुश नहीं था और वो मानता ही नहीं था कि भाई लोकतंत्र अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसकी गुरु की हत्या हुई थी भाई, तो ये समर्थक नहीं था भाई। और ये क्या कहता है लोकतंत्र के बारे में प्लेटो, व्यक्ति शिक्षित नहीं है और वो अपना बुद्धिमान शासक नहीं चुन पाएंगे, और ऐसे लोग स्वार्थी और अक्षम लोगों को चुन लेंगे जो राज्य को बर्बाद कर देंगे। प्लेटो कहता है कि भी जनता सब टाइप की है। ठीक है, तो उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो एक योग्य कैपेबल या जिसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो शासन कर सके। तो ऐसा वो वहाँ पे क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति भी मिलेंगे, तो वो कह रहे ऐसा शासन नहीं चुन पाएंगे भी। ये क्या करेंगे, ये एक ऐसा स्वार्थी और जो कैपेबल नहीं है उसको चुन लेंगे, और वो क्या कर देगा, हमारे राज्य को हमारे स्टेट को बर्बाद कर देगा। ठीक है, और वो क्या करेंगे, अनपढ़ लोगों को बहलाकर और उनका वोट क्या कर लेंगे, बहलाकर उनसे वो वोट ले लेंगे, ये कहते हैं प्लेटो। और वो लोकतंत्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते भी। और उनकी कोटेशन आती है प्लेटो के कि लोकतंत्र के बारे में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र को दुनिया का सबसे विकृत यानी सबसे बेकार शासन कहा गया। किसने? प्लेटो ने, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं, क्योंकि उसकी गुरु की हत्या हो गई थी इसके चक्कर में। फिर अरिस्टोटल आते हैं भाई, आपको सीक्वेंस तो पता होगा ना भाई कि सबसे पहले कौन आते हैं, सुकरात। और सुकरात के बाद आते भाई उनके शिष्य प्लेटो, और उनके बाद आते भाई अरिस्टोटल यानी अरस्तु। ये सीक्वेंस याद रखना भाई। ठीक है, फिर आते भाई अरिस्टोटल। ये क्या कहते हैं लोकतंत्र के बारे में भी, ये भी पसंद नहीं करते भी लोकतंत्र को। ये कहते कि अरस्तु ने लोकतंत्र को लोगों का हित माना भी, इसमें राजा का कोई हित नहीं, लोकतंत्र से सिर्फ लोगों का ही हित होता है भाई, राजा का नहीं होता। एक तो ये कोटेशन दी। फिर इसने कहा भी लोकतंत्र है ना मूर्खों का भीड़ तंत्र है, यहाँ पे सिर्फ भीड़ होती है, मूर्ख है ना, तो उनमें बुद्धि है ना कुछ है उनमें है कैपेबल है ना उनमें कुछ है, वो तो वैसे ही भीड़ बनी हुई है बस लोकतंत्र में, ऐसा माना किसने, अरिस्टोटल ने। और वही अरिस्टोटल किसके अगेंस्ट थे, डेमोक्रेसी के। एक और कोटेशन दी है भाई अरिस्टोटल ने, लोकतंत्र तब होता है जब दरिद्र यानी दरिद्र मतलब पुअर गरीब शासक हो, न कि संपत्ति धारक वर्ग, जिसके पास क्या हो प्रॉपर्टी ओनिंग हो ना, वो क्या नहीं, वो शासक नहीं है। लोकतंत्र में जो दरिद्र होता है ना, जो पुअर होता है वो शासक हो ना, तब डेमोक्रेसी है।
ये किसकी कोटेशन है भाई? अरिस्टोटल की। तो पेपर में कोटेशन ज़्यादा आती है भाई, आप देख लेना। एक ये है भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें क्या हुआ भाई? इसमें सैमुअल हंटिंगटन थे, HP हंटिंगटन। उन्हें 3 वेव बताई, पर उनकी एक बुक भी है द थर्ड वेव, जो कब आई थी? 1991 में, जब क्या होता है USSR का प्रोलैप्स हो गया था, यानी विघटन हो गया था, उस टाइम पे है की बुक है ये। उसने क्या कहा था अभी? लोकतंत्र की 3 लहरें आई हैं भाई, 3 वेव आई हैं। 3 वेव जैसे कि आपने कोरोना टाइम पे नहीं सुना था, कोरोना की फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है, तो वही वेव है। तो ये कैसी आई थी भाई 3 वेव? उन्होंने बताया फर्स्ट वेव आई थी भाई आपकी 1828 से 1926 तक, यानी 1828 से 1926 तक ये वेव आई थी भाई। इसमें इन जगहों पर डेमोक्रेसी आ पाई भाई। ब्रिटेन में आई, USA में आई, पश्चिम यूरोप, उन्होंने ने ही सिर्फ क्या अपनाई थी भाई? डेमोक्रेसी अपनाई थी। तो फर्स्ट लहर में इस टाइम पे थे। इस टाइम पे देखो इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था, तो वो डेमोक्रेसी कैसे अपनाएगा? तो इंडिया इसमें तो है नहीं, ठीक है। इसमें लगभग वही देश आएंगे, कंट्री आएंगी जो उस टाइम पे थोड़े से डेवलप्ड हुए थे, वही। फिर आए कह रहे भी दूसरी लहर आई, जो सेकंड वेव कब आई थी भाई? 1943 से 1962 तक आई हुई। और इसमें आएगा फिर इंडिया, क्यों? क्योंकि इसमें देखो 1962 से पहले क्या हो गया था? इंडिपेंडेंट हो गया, तो फिर डेमोक्रेसी हमने अपना ली थी। तो जापान में, इजराइल में, वेस्ट जर्मनी में, यहाँ पे आई भी थी सेकंड वेव, ठीक है। ये कौन कह रहा है भाई? हंटिंगटन कह रहा है। फिर थर्ड वेव आई भी, ये आई थी भी 1975 से और अब तक की कह रहे हैं ये। इसमें कौन थे भाई? स्पेन, पुर्तगाल और जो पूर्वी यूरोप है यानी ईस्ट यूरोप, वहाँ पे आई थी थर्ड वेव, ठीक है। तो ये 3 वेव बताते हैं हंटिंगटन के भी। डेमोक्रेसी 3 टाइप में, 3 वे में आई थी भी, एक साथ नहीं आई कि हर कंट्री में एक साथ डेमोक्रेसी नहीं हुई। पहले जो डेवलप्ड कंट्री थी फिर आई, फिर जो डेवलपमेंट कंट्री है उसमें आई, और फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसमें आई। कहने का मतलब ये है। और इसकी भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये थर्ड वेव, ठीक है। तो भाई आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। सेकंड क्लास मैं इसकी फिर बनाऊंगी, क्योंकि भाई ये लंबी क्लास हो जाती है और आपको भी देखने में दिक्कत आती होगी, तो मैं इसका सेकंड क्लास मैं फिर कल लेके आऊँगी। तो अपने इसको टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप बताया करो, मैडम ये डाउट है, तो मैं आगे ध्यान रखूँ, और कमेंट बॉक्स में लिखा करो ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ भी आपको क्या डाउट है क्या नहीं। और भाई आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट किया करो भाई। यदि आपके रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं वीडियो आगे बनाती रहूँगी भाई, और आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो भाई देखेंगे। लेकिन आप भाई शेयर करो, आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स किया करो। थैंक यू।